कमरे में हल्की हल्की गुलाबी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगी रोशनियों के झुरमुट में वो कमरा किसी ख्वाब की हकीकत की तरह लग रहा था। चारों तरफ खुशबू बिखरी हुई थी, गुलाब, चंपा और उन ताज़ा फूलों में मिली मोहब्बत की महक। बिस्तर पर नरमी से बिछे सफ़ेद और लाल रंग के गद्दे, तकिए और फूलों की सेज, सब कुछ इस लम्हे को ख़ास बनाने के लिए तैयार था। और इन सब के बीच अनिका सर झुकाए खामोशी से बैठी थी। उसके हाथों पर लगी मेहंदी अब हल्के हल्के रंग बदल रही थी, मगर उसके दिल में एक तूफान सा मचा हुआ था। दिल की धड़कन जैसे हर लम्हा तेज होती जा रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों की झुकी हुई पलकें उसकी घबराहट को छुपा नहीं पा रही थीं। वो शर्म के मारे कभी अपने दुपट्टे को सही करती, कभी उंगलियों पर बने फूलों वाले घेरे को देखती, कभी घूंघट के नीचे से दरवाजे की तरफ नजर डालती। ये शादी उसकी अपनी पसंद की थी। कितना मुश्किल था सब कुछ, माँ बाप को मनाना, भाइयों को समझाना और फिर खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करना। हर लम्हा जैसे एक आजमाइश था, लेकिन उसने हर कदम आरब के लिए उठाया था, उस शख्स के लिए जिसे वो दिल की गहराइयों से चाहती थी, जो उसकी हर बात पर हंस पड़ता था, जो उसकी हर खामोशी को समझ लेता था। आज वो लम्हा आ गया था जिसका दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। अनिका, अपनी शादी की रात हम दोनों सिर्फ अपने लम्हों को याद करेंगे। मैं तुम्हारे लिए गिटार लाऊंगा, तुम गाना गाओगी और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा। तुम जब गुनगुनाती हो ना, दिल में एक सुकून सा उतर जाता है। और शादी की पहली रात मैं तुम्हारी सुरीली आवाज़ को अपने दिल में उतारना चाहता हूँ। हम नाचेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे और बहुत कुछ करेंगे, बस एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये वो वाक्य थे जो उसकी याद में ताज़ा हो गए। एक नरम सी हंसी उसके लबों पर आई थी। कितना बचपना था हम दोनों का, लेकिन कितना खूबसूरत था वो बचपना। उसने नजरें उठाकर कमरे का जायजा लिया। हर कोना आरब की मोहब्बत की झलक लिए हुए था। कमरे की खामोशी में जैसे वक्त थम गया था। अनिका अपने ख्यालों में गुम, होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए अपने और आरब के बातों की धुंध में खोई हुई थी कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। धड़ाम की आवाज़ के साथ एक घबराई हुई नौकरानी अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा हवाइयाँ उड़ा हुआ और आंखें बहशत से बड़ी बड़ी फैली हुई थीं। छोटी मालकिन, गजब हो गया, आपका सुहाग उजड़ गया। उसकी कांपती हुई आवाज़ कमरे में दीवारों से टकराकर वापस आई। अनिका ने हैरत से सर उठाया। उसकी सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। कि क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो बौखला कर उठी। चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद हो गया। नौकरानी ने रोती हुई आंखों से उसे देखा। छोटी मालकिन, आपके पति आरब साहब सीढ़ियों से गिर गए हैं। उनके छोटे भाई और अम्मा जान उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। बहुत बुरी हालत है उनकी, खून बहुत ज़्यादा बह चुका है। हमें नहीं लगता कि वो बच पाएंगे। अनिका के हाथ से दुपट्टा फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। उसके कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। दिल एक लम्हे को रुक सा गया और आंखें हैरत और डर से फैल गईं। खामोश रहो, बकवास मत करो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो? हटो सामने से, उसने कांपती हुई आवाज़ में चीख कर कहा और दीवानी सी होकर कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियों की तरफ भागते हुए उसे एक सर्द लहर ने आ लिया। जब उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी तो वो वहीं रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। पूरे जीने पर खून फैला हुआ था। दीवार के कोने पर आरब की घड़ी टूटी हुई पड़ी थी और एक जूता सीढ़ी के किनारे लटक रहा था। ये मंजर किसी भयानक ख्वाब से कम न था। हे भगवान, उसके होंठों से बस इतना ही निकला। जिस्म जैसे कांपने लगा, दिल जैसे चीख चीख कर उसे सच बताने से इनकार कर रहा था। वो अपने हाथों से मुंह ढांपे आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वहां मौजूद कुछ नौकर और रिश्तेदारों की बातें अनिका के कानों में गूंज रही थीं। खून बहुत बह चुका है, सर पर चोट आई है, बहुत गहरी चोट। भगवान कृपा करे। आरब, वो पूरी ताकत से चिल्लाई थी, जैसे इस आवाज़ से वो समय को पीछे खींच लेना चाहती हो। मगर आवाज़ सिर्फ दीवारों से टकराई और फिर खामोश हो गई। अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे और दिल में बस एक ही पुकार थी, नहीं, ये मेरी पहली रात है, हम दोनों के मिलन की पहली रात। कितना इंतज़ार किया है हमने इस मिलन के लिए, और जब ये घड़ियां हमें नसीब हुई हैं तो मेरा आरब मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सीढ़ियों पर खड़ी वो पथराई हुई नज़रों से सामने देख रही थी। पूरे माहौल में एक गहरा सन्नाटा था, मगर उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ था। दिल बुरी तरह कांप रहा था, हाथ भी कांप रहे थे और आंखें अब इस बात से सीढ़ियों को देख रही थीं।
वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे आई और झुककर ध्यान से सीढ़ियों को देखने लगी। खून सिर्फ बीच की 2-3 सीढ़ियों पर फैला था। शुरुआत की सीढ़ियों पर फूल बिखरे थे और नीचे की सीढ़ियां पूरी तरह साफ थीं। उसका माथा सिकुड़ गया। ये कैसा हादसा है? अगर ये सच में गिरा था तो खून ऊपर से नीचे तक होना चाहिए था। नीचे की सीढ़ियों पर कुछ क्यों नहीं था? वो धीमे से बड़बड़ाई। थोड़े से तनावपूर्ण माहौल में भी उसका माथा ठनका था। वो सीढ़ियों को ध्यान से देखते हुए पीछे हटी थी जब उसकी आंखों में अविश्वास के साथ साथ डर भी समा गया। दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। एक पल के लिए उसने सोचा शायद कोई गलतफहमी हुई हो, शायद आरब घायल हुआ हो, शायद। अभी वो इन्हीं आशंकाओं में उलझी हुई थी कि अचानक एक और नौकरानी नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके चेहरे पर अफसोस था, आंखों में आंसू थे और सांसें बेतरतीब। वो अनिका के सामने आकर रुकी और हाँफती हुई आवाज़ में बोली, दीदी, भगवान आपको हिम्मत दे। आरब भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। अनिका की सांस जैसे थम गई। धड़कन एक पल के लिए रुक गई। क्या? उसने मुश्किल से होंठ हिलाए। नौकरानी ने आंखें बंद करते हुए किसी तरह अपने आंसू रोके। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते में उनका निधन हो गया दीदी। अनिका की आंखें अविश्वास में फैलती चली गईं, जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। आवाज़ें गायब, हवाएं रुक गईं। दिल की धड़कन ने जैसे विरोध में हार मान ली हो। नहीं, उसके होठों से एक घुटी हुई चीख निकली थी। ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। इतनी जल्दी वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसके कदम लड़खड़ाए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। नौकरानी घबराकर आगे बढ़ी। दीदी होश में आइए। मगर अनिका के शरीर में कोई हरकत न थी। सीढ़ियों पर बिखरे हुए फूल, बीच में जमे खून की पपड़ियाँ और ऊपर बेहोश पड़ी नई नवेली दुल्हन, सब कुछ किसी अधूरे एहसास, किसी दर्दनाक सच्चाई की खामोशी गवाही दे रहे थे। कुछ तो ऐसा था जो छुपा हुआ था, जो सिर्फ अनिका की आंखों ने देखा, लेकिन जुबान न कह सकी। 2 दिन बाद कमरे में खामोशी का राज था, जैसे हर चीज़ सांस रोककर इस उजड़ी हुई दुल्हन के दुख पर मातम कर रही हो। पर्दे बेजान होकर झूल रहे थे और कमरे के हर कोने में एक उदासी, एक वीरानी गहरी छाप छोड़ चुकी थी। वो सफ़ेद कपड़ों में, जिसमें कभी उजाला, खुशी और उम्मीद झलकती थी, अब एक विलाप बन चुका था। अनिका कालीन पर सफ़ेद साड़ी में लिपटी चुपचाप बैठी थी। नजरें जमीन पर थीं, चेहरा पीला, आंखों के नीचे नीले घेरे और होंठ पूरी तरह शांत। दिल जैसे रेत बन चुका था और समय मानो थम सा गया हो। दरवाज़ा हल्की सी सरसराहट के साथ खुला और कविता जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर आईं। उनके चेहरे पर भी वही दुख की छाया थी। उनकी आंखें लाल थीं और आवाज़ में एक अजीब सी नमी थी। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे अनिका के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अनिका के सिर पर हाथ रखा। करुणा भरा स्पर्श अनिका को झकझोर गया था, फिर भी वो इस तरह बैठी रही। कविता जी ने नरमी से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख कितना बड़ा है। जिस व्यक्ति के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया वो तुमसे छिन गया, लेकिन अब तुम्हें इसी दुख के साथ जीना सीखना होगा। अनिका के होंठ थोड़े से कांपे, पर उसने कुछ कहा नहीं। आंखों से एक मौन आंसू टपक गया और सफ़ेद वस्त्रों में समा गया। कविता जी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम तो अभी नवविवाहिता हो बेटा। मुझे आज तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा अत्याचार तुम्हारे साथ कैसे हो गया। तुमने उसकी खातिर अपने घर की खुशियाँ, अपनी इज्जत, अपनी शांति तक बलिदान कर दी। फिर भी उनकी आवाज़ थम गई। वे मुश्किल से अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछ सकीं। पता है, वो मेरा सगा बेटा नहीं था, लेकिन मैंने कभी उसे अलग महसूस नहीं होने दिया। अपने दिल से लगाया था मैंने उसे। जब वो छोटा सा था तो रातों को जागकर उसकी बुखार में माथा ठंडा करती थी, और अब वो नहीं रहा और मेरी ममता मानो कहीं दफन हो गई। अनिका की सांस भारी हो गई। वो धीरे से सिर झुकाकर बोली, मम्मी जी, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। जिसके दम से मैं थी वो तो नहीं रहा। मैं तो विवाह करके भी अधूरी रह गई। वो अजीब उदासी से बोली थी। उसकी आवाज़ में हार की ऐसी गूंज थी जो किसी टूटे हुए सपने का शोक मना रही हो। कविता जी ने उसके हाथ थामे और धीरे से कहा, नहीं बेटा, तुम अधूरी नहीं हो। तुम वो रोशनी हो जो अब भी उसकी याद को जलाकर हमारे दिलों में उम्मीद रोशन रख सकती हो। तुम इस घर का आखिरी उपहार हो आरब की तरफ से। अनिका ने पहली बार नज़र उठाकर कविता जी की आंखों में देखा।
वे आंखें जो पहले प्रेम से चमकती थीं अब दुख से भर चुकी थीं। एक मौन वादा दोनों के बीच हुआ, दुख बांटने का और आरब की याद को सम्मान से जीवित रखने का। कमरा खामोश रहा, लेकिन दिलों में एक नई लहर उठी, धैर्य की, बलिदान की और एक अधूरी कहानी के साथ जीने की। कमरे की हवा में अभी भी गहरी खामोशी थी, मानो समय भी कुछ पल के लिए थम गया हो। अनिका और कविता जी के बीच एक भारी खामोशी छा गई थी। बाहर आंगन में पेड़ की शाखाएं हल्की हवा में सरसराहट कर रही थीं और पक्षियों की मंद चहचहाहट कमरे की गंभीर हवा को छूने से रह गई थी। कविता जी ने गहरी सांस ली और अनिका के चेहरे की ओर देखा, जो अब भी झुका हुआ था। उनकी आंखों में बरसों का अनुभव, दुख और एक माँ का दर्द एक साथ झलक रहा था। वे कुछ पल अनिका की हालत को देखती रहीं, फिर नरमी से बोली, लेकिन बेटा, इस तरह भगवान की व्यवस्था से निराश नहीं होना चाहिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी से होता है। हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, न किसी को बचा सकते हैं और न किसी को रोक सकते हैं। अनिका ने सिर हिलाया, जैसे भी शब्द उसके दिल से गुजरकर उसकी आत्मा तक पहुंच गए हों। कविता जी की आवाज़ में अब गंभीरता थी। मैं जानती हूँ बेटा, अभी सांत्वना ये बातें कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन दुनिया के साथ जीना पड़ता है। कोई भी दुख हमें जीवन से आज़ाद नहीं करता। इंसान जिंदा रहता है और जीना भी उसी दुख के साथ सीख लेता है। उन्होंने उसका हाथ धीरे से थामा। अनिका ने फिर से नज़र उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक माँ का सच्चा दुख था। बेटा, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेने आएंगे। ये तो स्वाभाविक बात है, तुम उनके लिए भी बहुत प्यारी हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी विधवा अवधि के दिन यहीं बिताओ, इसी कमरे में। कविता जी की आवाज़ थोड़ी रुकी, फिर धीरे से जारी रखते हुए बोली, और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे पति का कमरा है ये, उसकी हर सांस, हर याद यहीं पर बसी हुई है। मुझे लगता है जब तुम यहीं होती हो तो शायद उसकी आत्मा को भी शांति मिलती होगी। अनिका की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और नरम आवाज़ में बोली, हाँ मम्मी जी, मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ। मेरा भी कोई इरादा नहीं है यहाँ से जाने का। मैं यहीं रहूँगी और ख़ुद को संभाल लूँगी, आप चिंता मत करें। कविता जी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो बेटी, और मैं जानती हूँ तुम ये समय भी सह जाओगी। तुमने मेरी संतान के लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर दी। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी मानकर अपने सीने से लगाऊंगी। अनिका के होंठ कांपने लगे, आंखें भर आईं और वो कविता जी के सीने से लगकर रोने लगी। उस सीने में केवल सास का नहीं, माँ का प्यार भी धड़क रहा था। बाहर आसमान पर सूरज की किरणें धीरे धीरे छनकर अंदर आ रही थीं, जैसे इस सहनशीलता, इस मौन दर्द और इस कोमलता पर ईश्वर भी अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। अगले दिन दोपहर के समय लॉन्च का माहौल एक अजीब सी गंभीरता से भरा था। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थीं और कमरे में फैले शांति समय के थम जाने का एहसास दे रही थी। एक और कविता जी सोफे पर बैठी थीं, जिनकी आंखों में अभी भी गम की नमी थी। उनके सामने अनिका के माँ बाप बैठे थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में अपनी बेटी के लिए दर्द झलक रहा था। अनिका की माँ ने एक पल का ठहराव लेने के बाद धीरे से कहा, कविता बहन, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ वक्त हमारे लिए कितना बेरहम रहा है, लेकिन मेरी बेटी अभी बहुत कम उम्र की है। उसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई थी और तकदीर ने उस पर विधवा होने का ठप्पा लगा दिया। लेकिन मैं उसे विधवा का जीवन नहीं देना चाहती। कविता जी ने चुपचाप उसे देखा। उनकी निगाहों में दुख के साथ साथ एक माँ का सम्मान भी था। अनिका की माँ ने बात जारी रखते हुए कहा, उन दोनों के बीच अभी कोई रिश्ता पूरी तरह नहीं बना था। शादी तो हुई थी, लेकिन उनका वैवाहिक संबंध पूरा नहीं हुआ था। ऐसे में विधवा के धार्मिक नियम भी मेरी बच्ची पर लागू नहीं होते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अनिका को अपने साथ ले जाऊँ, ताकि वो इस माहौल से बाहर आ सके और हम उसकी दूसरी शादी करके उसे एक नई जिंदगी दे सकें। कविता जी ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं बहन, ऐसी बात मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हारी चिंता भी सही है, लेकिन ये लड़की अब इस घर की बहू है। इसकी विदाई हो चुकी है। इसने मेरे बेटे के साथ शादी की है। मेरी मर्यादा, मेरे परिवार की इज्जत, मेरे घर की शांति इसी की मौजूदगी से है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा, लेकिन मैं इसे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकती। पर विधवा अवधि का सम्मान भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर तुम इसे ले जाओगी तो ये घर तो और भी सुनसान हो जाएगा। आरब की यादें यहीं हैं। उसकी मौजूदगी की खुशबू, उसकी सांसों की महक इस कमरे में बसी है।
और इस सब का एहसास केवल अनिका को है। उनके शब्द ख़त्म भी नहीं हुए थे कि अनिका चुपचाप सब सुनती हुई धीरे से बोली, जी माँ, मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। प्लीज़ कोई मुझे मजबूर न करे, मुझे अपने पति के घर में ही रहना है। उसकी आवाज़ में कंपन था, लेकिन लहजे में हिम्मत भी थी। मुझे यहाँ पर आरब की खुशबू महसूस होती है। मुझे लगता है अगर मैं यहाँ से चली गई तो शायद उसकी आत्मा भी बेचैन हो जाएगी। भगवान के लिए मुझे किसी तरह का दबाव मत दो। ये कहते हुए वो धीरे से अपनी जगह से उठी और सबकी निगाहें चुराती हुई धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में एक पल के लिए फिर से चुप्पी छा गई, लेकिन उस चुप्पी में अनिका के संकल्प की गूंज थी, जो उसके अटल इरादे और वफा की गवाही दे रही थी। कविता जी ने सिर झुकाया और अनिका के माता पिता के चेहरे पर एक बेबसी और गर्व का मिला जुला भाव उभर आया था, लेकिन वे अपनी संतान के लिए अत्यधिक चिंतित भी थे। और फिर एक सप्ताह बाद रात के सन्नाटे में पूरे घर पर एक रहस्यमय सन्नाटा छाया था। घड़ी की सुइयां 3 बजे के नंबर को पार कर चुकी थीं, जब अचानक अनिका की आंख खुल गई। गले में सूखापन महसूस हुआ, प्यास से जीभ तालू से चिपकने लगी। कमरे में अंधेरा था, केवल खिड़की से आती मंद चांदनी फर्श पर धुंधला सा प्रतिबिंब डाल रही थी। वो थोड़ा सा करवट बदल कर उठ बैठी, इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कमरा खाली था, शांत सुनसान। एक पल के लिए दिल में हल्की सी उलझन उठी, लेकिन प्यास की तीव्रता ने सभी सोचों पर काबू पा लिया। उसने चुपचाप पानी का खाली जग उठाया, धीरे से दरवाजा खोला और दबे कदमों से रसोई की ओर चल पड़ी। हर कदम पर फर्श की लकड़ी हल्की सी चरचराहट के साथ उस सन्नाटे को चीरती महसूस हुई। रसोई में पहुंचकर उसने जग में पानी भरा और जैसे ही वो पलटने लगी, एक साया अचानक सामने आकर खड़ा हुआ। वो घबरा गई और तुरंत अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? सामने खड़े आदमी की आवाज़ में हैरानी के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। आरब का छोटा भाई आदबिक। अनिका ने नजरें झुकाए घबराए हुए लहजे में जवाब दिया, मैं पानी लेने आई थी, बस अब कमरे में जा रही हूँ। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके पास से निकलने लगी, लेकिन उसी वक्त आदबिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो एकदम साकित रह गई, जैसे जमीन पर जम गई हो। आंखों में डर की परछाइयाँ तैरने लगीं। पलटकर सख्त लहजे में बोली, हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसकी आवाज़ में आत्मसम्मान और गुस्से की कपकपी थी। आदबिक का चेहरा एक पल के लिए शर्मिंदगी के बादल से घिर गया था। उसने तुरंत ही उसका हाथ छोड़ दिया। नजरें चुराते हुए नरमी से बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने कई बार कोशिश की है आपसे अपने दिल की बात करने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई आपके करीब जरूर होता था। अनिका के कदम ठिठक गए। उसके दिल की धड़कन में एक नई उलझन ने जन्म लिया। धीरे से मुड़ी और आंखों में उलझन लिए उसे घूरने लगी। क्या मतलब? हवा में एक गंभीर सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त भी उनके संवाद का इंतजार कर रहा हो। आदबिक ने सिर हल्का सा झुकाया, आंखों में हिचकिचाहट और दर्द के साथ कहा, मैं जानता हूँ कि ये बातें आपके लिए कितनी अपमानजनक और स्वीकार्य हैं। मुझे ये सब कहना भी नहीं चाहिए था, लेकिन दिल की ख्वाहिशों को दबाना मेरे बस में नहीं रहा। उसकी आवाज़ में टूटन और बेबसी थी, जैसे कोई कैदी अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। भाई की मौत हम सब के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन मैं चाह कर भी अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पाता। उसकी बात काटते हुए उसने सख्त लहजे में कहा, क्या बात तुम्हारे काबू में नहीं है? आदबिक, मुझे उलझन में मत डालो। आदबिक ने फिर से सिर झुकाया और धीरे से मगर पक्के अंदाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनिका की आंखों में गुस्सा, नफरत और हैरानी का सागर उमड़ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, शरीर में एक आग फटने को थी। अचानक उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जो कमरे की चुप्पी को चीर गया। थप्पड़ की गूंज जैसे हवा में जोर से कड़की थी। आदबिक का चेहरा वहीं साकित रह गया जहां थप्पड़ लगा था। अनिका ने गुस्से से भरे लहजे में कहा, अगर तुमने कभी ये बात अपने मुंह से दोहराई तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ये सब बकवास बंद करो। तुम्हारा ये बयान मेरे लिए असहनीय है। उसकी आवाज़ में ऐसी कड़वाहट थी कि सुनने वाला थर्रा उठता। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। हर कदम में दबा हुआ गम और सख्ती साफ झलक रही थी। पीछे रह गया आदबिक, जो खुद को बेजुबान और अधूरा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में पछतावे और दर्द के निशान साफ नजर आ रहे थे। कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ ने जैसे एक अध्याय बंद कर दिया हो, और दोनों के बीच की दीवार और भी मोटी हो गई थी। बाहर रहने वाली हवा में अब निराशा, बेबसी और दिल टूटने की खुशबू घुल गई थी। आदबिक थोड़ी देर जमीन की तरफ देखता रहा, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से चला गया, अपने दिल की तन्हाई और ख्वाहिशों को दिल के अंदर कहीं दबाकर।
लेकिन कोई नहीं जानता था ये बयान क्या तबाही मचाने वाला है। वक्त धीमी चाल से गुजर रहा था। कमरे की हल्की रोशनी में अनिका के चेहरे पर सुकून की एक गहरी झलक थी, मगर आंखों में अब भी गम के साए मंडरा रहे थे। उसके हाथों की हल्की हरकत से आपस में टकराकर एक मृदु आवाज़ पैदा कर रहे थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और कविता जी ने अंदर कदम रखा। उनकी आंखों में एक नरमी और हल्की सी चिंता झलक रही थी। अनिका ने देखा तो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे दिल की गहराइयों से प्यार का पैगाम भेजा हो। कविता जी चुपचाप अनिका के पास जाकर कुर्सी पर ही बैठ गईं। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलीं। फिर उन्होंने अचानक अनिका का हाथ थाम लिया। वो हाथ जो कई दुख सह चुका था, अब उनके हाथों में मजबूती और हिम्मत का स्रोत बन गया था। कुछ लम्हे भी चुप रहीं और कुछ देर बाद एक नरम मगर गहरी आवाज़ में कहा, जैसे तुम्हारी माँ ने कहा था कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और तन्हाई इंसान को मार देती है। मैं भी यही बात तुम्हें बार बार समझाती रहती हूँ। अनिका ने थोड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा। कविता जी ने अपनी बात जारी रखी, मैं चाहती हूँ कि तुम ये समझो कि मैं तुम्हें अपने दिल में इतनी मोहब्बत से रखती हूँ कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। मुझे पता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, मगर मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं, कि तुम यहाँ से जाओ। अनिका के चेहरे पर नरमी की झलक आई, मगर उसकी आंखों में वही पुराने गम की परछाई थी। कविता जी ने धीरे से हाथ मजबूत किया, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे आरब की निशानी की तरह। तुम जानती हो वो तुम्हें कितना चाहता था। वो कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे कर चुका था, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी जो समझ न सकी। अगर मैंने उसकी शादी पहले कर दी होती तो तुम पहले ही मेरे घर में होती और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती। अनिका ने दुखी होकर कहा, मम्मी जी आप ऐसी निराशाजनक बातें क्यों करती हैं? अगर आपके दिल में कुछ बात है तो आप मुझसे बात करें, मैं हूं ना, जो कुछ भी हो सके मैं आपके लिए कर सकती हूँ। कविता जी की आंखों में नमी आ गई, मगर उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा, पहले वादा करो कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगी और इनकार नहीं करोगी। अनिका ने बिना किसी हिचक के सिर हिलाया, मम्मी जी मैं वादा करती हूँ। कविता जी ने अपने दिल की बात कहते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत दुख है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को फिर से संवारो। ज़िंदगी ने हमें जो दर्द दिए हैं उनके सहारे हम नहीं चल सकते। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है कि तुम दुनिया के हर दुख का सामना कर सको। अनिका ने उनके हाथ को थाम कर कहा, हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ विस्तार से बताइए ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। इस तरह पहेलियाँ मत बुझाएं। कुछ पलों बाद वो चुप रहीं, फिर उसे देखते हुए बोली, तुमने मुझसे वादा नहीं किया, बताओ क्या तुम मेरी बात मानोगी? क्या मुझे अपनी माँ मानती हो? वो थोड़ा हैरान हुई। उनकी हर पल बदलती हुई मुद्रा पर वो सचमुच हैरान थी, लेकिन फिर उन्हें देखते हुए बोली, हाँ मैं बोल रही हूँ आपसे, जो मेरी ताकत में हो सकेगा वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। आप मुझे बताएं आखिर वजह क्या है जो आप इतनी ज़्यादा मायूस दिख रही हैं और मुझसे क्या चाहती हैं? उसके जवाब पर वो कुछ पल चुप रहीं, फिर उसे देखते हुए बोली, अनिका मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। उसने सिर को हल्की सी हलचल दी। वो आगे बोली, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो गई हो। इतने कम समय में ही मैंने तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर जगह दे दी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ सारा जीवन तुम मेरे साथ रहो। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे आद्विक से विवाह कर लो। उनकी आवाज़ में प्यार के साथ एक गंभीरता भी थी। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे लिए उसके दिल में इतनी चाह है कि वो तुम्हें पूरा हक देकर अपना मानने को तैयार है। अनिका ने आश्चर्य से आंखें बड़ी करके कहा, मम्मी जी मैं जानती हूँ कि आद्विक मेरे बारे में कैसा महसूस करता है, लेकिन आप जानती हैं कि मेरा दिल सिर्फ आरब के लिए धड़कता है। मैं उसे पसंद करती हूँ और उसी के नाम पर बैठी रहना चाहती हूँ। कविता जी ने गहरी सांस ली और बोली, अनिका मैं तुम्हारी इच्छाओं को समझती हूँ, लेकिन आद्विक के जज्बात भी कम नहीं है। वो तुमसे इश्क करता है, चाहे तुम विधवा हो, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। वो तुम्हें फिर भी अपनाना चाहता है। सोचो वो तुमसे कितना प्यार करता है कि अपनी इच्छा दबाने की बजाय तुम्हारे लिए खुलकर बोलता है। अनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने होंठ कस लिए। मम्मी जी मुझे समझिए, मैं अभी किसी और से शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा दिल अभी भी आरब के लिए धड़कता है। मैं आद्विक के लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। कविता जी ने नरम लहजे में उत्साह से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर से दूर चली जाओ। ये घर तुम्हारा है और आद्विक तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल करना चाहता है। ये सब तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलेगी। मैं तुमसे तुम्हारी माँ की हैसियत से ये विनती करती हूँ, तुम प्लीज़ मेरे लिए ये कदम उठाओ।
मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अनिका अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, प्लीज़ मम्मी जी, आप यहाँ से जाएं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। ये फैसला मेरा है और मैं किसी के दबाव में नहीं आ सकती। कविता जी ने प्यार भरे अंदाज में हाथ बढ़ाया। अनिका बेटी, तुम मेरे दिल की बात तो सुन लो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती, बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अनिका ने अपना चेहरा मोड़ लिया और कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। उसकी आवाज़ में अब थोड़ी कठोरता आई थी। मम्मी जी, मेरी इज्जत और मेरे जज्बात की कदर करें। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। प्लीज़ मुझे परेशान मत करें। कविता जी थोड़ी देर के लिए रुकीं, फिर गहरी सांस लेकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। कमरे में अनिका की धीमी धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। वो दीवार के सहारे थोड़ी देर खड़ी रही, फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने बिस्तर की ओर बढ़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन दिलों में जद्दोजहद अब भी बाकी थी। वो रात का सन्नाटा था और दोनों के दिल एक दूसरे से अलग होते हुए भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। एक और उम्मीद की किरण, दूसरी ओर अनिश्चितता का बोझ। समय धीमी रफ्तार से गुजर रहा था। दोपहर के समय कमरे में हल्की सी रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। अनिका एक और चुपचाप बैठी हुई आरब को ही याद कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छाई हुई थी। कमरे का माहौल शांत था कि तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और एक नौकरानी घबराते हुए अंदर आई। बीबी जी, बीबी जी। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। अनिका चौंक कर उठी। क्या हुआ? बीबी जी, आपकी सासू माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर को बुलाया है, मगर वे बार बार आपको ही पुकार रही हैं। नौकरानी ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। ये सुनते ही अनिका घबरा उठी। उसने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और चेहरे पर घूंघट डाल लिया। कदम तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़े। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतरती जा रही थी। लॉन्च पार करके वो उस कमरे की ओर बढ़ी जहां कविता जी इलाज करा रही थी। दरवाजा खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले आदबिक पर पड़ी, जो बिस्तर के एक तरफ बैठा अपनी माँ का हाथ थामे हुए था। उसकी नज़रें थकी हुई थीं मगर चिंतित थीं। अनिका ने अपना चेहरा और भी घूंघट में छिपा लिया और धीरे धीरे बिस्तर के करीब पहुंची। माँ की आंखें आधी खुली थीं, चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें तेज थीं। मम्मी जी, उसने धीमी आवाज़ में पुकारा। कविता जी ने तुरंत उसकी आवाज़ पर आंखें खोल लीं और कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। अनिका मेरी बेटी, वे कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, तुम आ गई हो? मैं तुम्हें ही पुकार रही थी। मम्मी जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अनिका ने उनके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। दिल डर से भर गया था। कविता जी ने नकारते हुए सिर हिलाया। आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही। तुम क्यों मेरी इच्छा का सम्मान नहीं कर रही? तुम्हारे घर वाले जल्दी ही तुम्हें कहीं और ले जाएंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अनिका। अनिका की आंखें नम हो गईं। वो उनके झुर्रियों भरे चेहरे को देखने लगी। मम्मी जी, भगवान के लिए मेरे हाल पर दया करो। मैं आरब के अलावा किसी को उसकी जगह नहीं दे सकती। मेरी आत्मा अभी भी उससे जुड़ी है। मैं किसी और के लिए नहीं बन सकती। कविता जी ने उसकी बात सुनते ही बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो। मेरी दुनिया की आखिरी खुशी हो तुम। मैंने तुम्हें बेटी माना है, बहू से भी बढ़कर। अगर तुम चली गई तो ये घर, ये दिल सब खाली हो जाएगा। अनिका की पलकें भीग गईं, मगर उसने अपने हौसले पर काबू रखा। मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। लेकिन प्लीज़ मुझे मजबूर न करें। आरब की जगह कोई और नहीं ले सकता। कविता जी ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया, लेकिन उनकी सिसकियां कम नहीं हुईं। कमरे का माहौल भारी हो गया था। एक माँ के टूटे दिल और एक विधवा के जख्मी जज्बातों का टकराव आंसुओं की शक्ल ले चुका था। बाहर सूरज चमक रहा था, लेकिन इस कमरे में केवल एक ठंडी उदासी बसी हुई थी। जैसे ही कविता जी की सिसकियां कुछ थमी, अचानक आदमी की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसकी आवाज़ में बेसहारा अपनापन और विनती एक साथ झलक रही थी। प्लीज़ राजी हो जाओ। ये सिर्फ मेरे दिल का सवाल नहीं, ये मेरी माँ की ज़िंदगी का सवाल बन चुका है। वे दिन ब दिन टूटती जा रही हैं। अगर तुमने इनकार किया तो शायद वे इस सदमे को सहन न कर पाएँ। अनिका ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। दिल की दीवार पर आरब की यादों की परछाइयाँ फैल गई थीं, लेकिन कविता जी की आंखों में बसी वो ममता और दर्द भी उसका दिल नरम कर रहा था। कुछ पलों बाद उसने नज़रें उठाकर आदविक की ओर देखा। ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे अलग होकर कुछ बात करनी है। आदविक ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे वो पहले से इस बात के लिए तैयार हो। आइए हम लॉन्ज में बात कर लेते हैं।
उसके लहजे में गंभीरता थी, एक अजीब सी नरमी और उम्मीद का मेल। अनिका ने चुपचाप सिर हाँ हिलाया और घूंघट संभालते हुए उसके साथ लॉन्च की ओर कदम बढ़ा दिए। दोनों के कदम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते रहे, जैसे हर सीढ़ी उनके बीच की दूरी को थोड़ा थोड़ा कम कर रही हो। लॉन्ज में पहुंचकर भी दोनों सोफे के दो किनारों पर बैठ गए। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई, केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अनिका ने कुछ पल आद्विक की ओर गौर से देखा। उसकी आंखों में छिपी बेचैनी साफ झलक रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बेबसी से बोली, अगर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहूँ तो मेरी कुछ शर्तें होंगी। आद्विक ने तुरंत सिर उठाकर उसे देखा। जी हाँ, शर्तें। अनिका का लहजा सपाट था, मगर लहजे में नरमी भी थी। अगर तुम इन शर्तों का सम्मान करते हो तभी रिश्ता संभव है। मैं किसी भावनात्मक बोझ या मजबूरी में नहीं, बल्कि होशो हवास में फैसला लेना चाहती हूँ। आद्विक का चेहरा एक पल में गंभीर हो गया। उसने हाथ सीने पर रखे और नरमी से बोला, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। आप सिर्फ हुक्म करें। आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा ही होगा। मेरे लिए आपकी खुशी, आपकी रजा सबसे महत्वपूर्ण है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में विश्वास की एक नई नींव रखी जा रही थी। एक ऐसा फैसला जो कई जिंदगियों का रुख बदलकर रख देने वाला था। अनिका ने उसके चेहरे को देखा और पहली बार एक हल्की सी थकी थकी सी सांस भरी, जैसे दिल के किसी कोने में बोझ बैठा थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ हो। उसने धीरे से आद्विक की तरफ देखा, फिर सिर को हल्का सा झुकाकर बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं कभी भी पत्नी का वो हक अदा नहीं कर पाऊंगी जो एक पति का हक होता है। इसीलिए आप मुझसे परहेज करें, मुझसे दूर रहें। हम दोनों हालांकि एक ही कमरे में होंगे, लेकिन हमारे बीच अनजानी दूरी बनी रहेगी। मैं आरब को चाहती हूँ और शायद हमेशा चाहती रहूँगी। उसकी जगह मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकती। ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ की खातिर होगी। मैं आपके जज्बातों को कभी सुकून देने का सामान नहीं बन सकती। आद्विक के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द की लहर उभरी, लेकिन उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। दिल की टूटती हुई तारों को थामते हुए वो धीरे से बोला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जैसी आप हैं, जैसी भी हैं, मुझे स्वीकार है। अगर यही जहर है तो मैं खुशी से पी जाऊँगा। मैं आपके वजूद से नहीं, आपकी आत्मा से मोहब्बत करता हूँ। आपकी हर शर्त मेरे लिए काबिल कबूल है, चाहे वो कितनी भी कड़ी क्यों ना हो। वो बेहद गंभीरता से बोला था और नजरें अब भी झुकी हुई थीं। अनिका ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उसकी बात ने कुछ पल के लिए दिल की तहों को छू लिया हो। फिर उसने अगली बात कही, शर्त नंबर 2, आप मुझ पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाएंगे। हम दोनों अपनी अपनी मर्जी से ज़िंदगी बिताएंगे। मैं इस विवाह के लिए सिर्फ आपकी माँ की खातिर तैयार हो रही हूँ, उनका दिल रखने के लिए। न इसमें मेरी मर्जी शामिल है और न मेरे दिल की ख्वाहिश। और तीसरी शर्त, आप कभी भी मुझे आरब का नाम लेने से नहीं रोकेंगे। मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, आरब को याद कर सकती हूँ, क्योंकि जब से आरब इस दुनिया से गया है, मैं रातों को उठ कर उसका नाम लेकर रोती हूँ और कभी कभी उसका नाम लेकर उससे बातें भी करती हूँ। तो आप ये सब कुछ करने से मुझे नहीं रोकेंगे। आद्विक ने तेजी से सिर हिलाया, जैसे उसे और कुछ सुनने की ज़रूरत न हो। मंजूर है, वो धीरे से बोला। आपकी हर बात, हर शर्त, हर फैसला मेरे सिरागों पर। कुछ पल खामोशी छाई रही। अनिका ने गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है, फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी माँ को सूचना दे दें। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। आद्विक ने बस धीरे से सिर हिलाया था, खामोश, खाली नज़रों से उसे जाता हुआ देखता रहा। अनिका के चेहरे पर अभी भी घूंघट था। उसने सिर संभाला, दुपट्टा ठीक किया और धीरे धीरे कदमों से लॉन्च से बाहर चली गई। उसकी पीठ जैसे खाली अस्तित्व का साया लिए अपने फैसले का बोझ संभालती जा रही थी। आद्विक अपनी जगह स्थिर बैठा रहा, उस खामोश हाँ की गूंज में जो शायद एक नए दर्द की शुरुआत थी। 4 महीने बाद लॉन्ज में आज एक खास खामोशी छाई हुई थी। सोफे, कुर्सियाँ, कालीन, सब कुछ जैसे साधारण मगर गरिमामय इंतजाम में डूबा हुआ था। अनिका के चेहरे पर आज भी वही गहरी उदासी थी। चेहरा घूंघट से ढका हुआ, नजरें झुकी हुई और दिल में एक तूफान मचा हुआ था। दिल अभी भी उस दर्द के सहरा में भटक रहा था, जहां आरब की यादें हर मोड़ पर इंतजार करती थीं। बहुत ही सादगी से आद्विक और अनिका की शादी हो गई। कुछ चेहरों पर शांति थी, कुछ पर उदासी और कुछ पर बेआवाज़ चिल्लाहट। जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था, चाहे दिल अभी भी पिछले मोड़ पर रुका हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कमरे में हल्की सी मंद रोशनी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक
और बाहर से आती हवा की सरसराहट माहौल में एक अजीब खामोश की गूंज पैदा कर रही थी। शादी की पहली रात सही से ही दोनों ने एक कमरे में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन बिस्तर दोनों के अलग अलग थे। आद्विक ज़्यादातर कमरे से लगे स्टडी रूम में सोया करता था और अनिका बेड पर सोती थी। 7 दिन हो चुके थे दोनों की शादी को, लेकिन हर पल सदियों जितना भारी था। अब भी वो चुपचाप कमरे में हल्का अंधेरा किए बेड पर लेटी हुई थी। किसी पल उसे चैन नहीं आ रहा था। करवट पर करवट बदल रही थी। अचानक वो चौंकी, जैसे अंदर कोई दरवाज़ा खुला हो। मन में एक नई सरसराहट होने लगी। जज्बात बुरी तरह मचलने लगे। वो मचलते जज्बातों को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचैन मन दगा करने पर उतर आया था। जवानी के मुंहजोर जज्बों को किसी का नरम स्पर्श चाहिए था। वो खुद को संभालने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके अंदर कुछ नए एहसास पलने लगे। जवानी की तीव्रता, तन्हाई की चुभन और एक रिश्ता जिसका अस्तित्व अब सिर्फ नाम का न रहा था। कुछ पल वो यूं ही बैठी रही, खामोश, खालीपन में खोई, और जैसे दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला कर लिया। वो धीरे से उठी, अपने दुपट्टे को संभाला और कदमों को मजबूती दी। उसका दिल कह रहा था, अब जिंदगी को यहीं रोक कर नहीं रखा जा सकता। शायद अब समय था इस रिश्ते को स्वीकार करने का, अपनी आत्मा को फिर से जिंदा करने का। साथ में लगे थे, लेकिन अब वो अपने रिश्ते को अहमियत देने लगी थी, उसे समझने लगी थी। कमरे से निकलकर वो चुपचाप कदमों से आद्विक के कमरे की ओर बढ़ी थी। दिल में एक अजीब सी कसक थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी, जैसे अंदरूनी तूफान को हरा दिया हो। वो रिश्ते की शुरुआत चाहती थी। वो एक जवान लड़की थी। उसने लाख खुद पर पहरे बिठाए, लेकिन बिठा न सकी। दिल बुरी तरह किसी की मजबूत बाहों के लिए मचलने लगा। उसे अपनी ज़रूरत महसूस हुई, और वो ज़रूरत केवल एक पति ही पूरी कर सकता था। धीरे धीरे कदमों से वो जैसे ही आद्विक के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंची, अंदर से आने वाली आवाज़ पर उसके कदम थम से गए थे। हाँ आद्विक बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अच्छा ही हुआ कि उसने खुद ही कह दिया कि तुम उसके करीब ना जाओ। मैंने तो तुम्हारे लिए वैसे भी पूजा को पसंद कर लिया है। अरे मेरी सहेली की बेटी भली है, संस्कारी है, खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक पूरी लड़की है। इसकी तरह मनहूस विधवा नहीं है। जिंदगी जीने की इच्छा रखती है। बस ये कहानी ख़त्म हो तो मैं तुम्हारा विवाह पूजा से कराऊंगी। ये शब्द जहर की तरह उसके अस्तित्व में घुलने लगे। हैरानी से माथे पर बेमकसद लाइनें पड़ गईं। वो औरत जो कल तक उसकी मोहब्बत में पागल हो रही थी, अब उनके शब्द सुनकर अपने कदमों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। वहीं दरवाजे के पास खड़ी स्थिर, जैसे कदम जमीन में धंस गए हों। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि जो फैसला उसने खुद को तोड़कर लिया था, वो सिर्फ उसकी खुद की ज़िंदगी तक सीमित था। उसके एहसास, उसकी उलझन, उसका संयम, सब व्यर्थ। तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया। हल्की सी चरचराहट के साथ जब आद्विक ने दरवाज़ा खोला तो सामने अनिका को देखकर एक पल के लिए चुप हो गया। पीछे कविता जी भी स्थिर हो गईं, जैसे किसी को चोरी पकड़ ली गई हो। दोनों के चेहरों पर हैरानी और शर्म की मिली जुली लहर दौड़ गई। अनिका ने निगाहें नहीं उठाई और ना ही कुछ कहा। वो बस कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही और फिर चुपचाप वापस मुड़ गई। उसकी चाल अब पहले से ज़्यादा गंभीर थी, जैसे हर कदम एक फैसला था, हर सांस एक ताना और हर धड़कन एक हार। जिंदगी उसे फिर से एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर चुकी थी, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं थी। वो टूट कर भी संभलने की हिम्मत रखती थी, लेकिन फिर भी वो परेशान थी, उलझी हुई थी। इन बातों का मकसद वो बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। रात अपनी पूरी अंधकारता के साथ हर चीज़ को अपनी गोद में समेट चुका था। पूरा घर गहरी खामोशी में डूबा था। खिड़की के शीशों से चांद की मध्यम रोशनी धीरे धीरे अंदर आ रही थी, जो अब कमरे के फर्श पर सफ़ेद चादर की तरह बिखरी हुई थी। कमरे में आधी अंधेरी छाया थी। सिर्फ साइड टेबल पर रखा लैंप हल्की पीली रोशनी फैला रहा था। अनिका नरम सफ़ेद बिस्तर पर गहरी नींद में डूबी थी। उसका चेहरा सुकून की तस्वीर लग रहा था, जैसे उसने एक पल के लिए दुनिया की सारी फिक्रें भुला दी हों। वो करवट लेकर सो रही थी। उसके चेहरे पर फैली खामोशी बेहद मासूम और नाजुक सी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा बहुत धीरे से खुला था। कोई आहट नहीं हुई, जैसे हवा ने दरवाज़ा सरकाया हो। आद्विक चुपचाप कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे अंदर आया था। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी, निगाहें किसी और ही ख्याल में डूबी थीं। उसके हाथों में एक लाल रंग का फोल्डर था, जिसमें कई महत्वपूर्ण कागजात रखे हुए थे। ये कागजात मामूली नहीं थे। अनिका की संपत्ति की गवाही देने वाले दस्तावेज, जिन पर एक दस्तखत या अंगूठा ही सब कुछ बदल सकता था।
आद्विक की नज़र अनिका पर पड़ी, जो आराम से सो रही थी। एक पल के लिए वो रुक गया, चेहरे को देखा, जैसे दिल में कुछ बेचैनी से उठी, लेकिन तुरंत ही उसने नज़रें हटा लीं। वो धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ा था। कदम बहुत हल्के से, नरम से थे। आवाज़ नहीं थी। वो जानता था अगर अनिका जाग गई तो ये काम पूरा नहीं हो सकेगा। उसने जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और कागजात निकालकर मेज पर फैला लिए। ये सब जायदाद की मालिकाना हक से जुड़े थे। एक तरफ अनिका के पिता की तरफ से उसके नाम की गई जमीनों का विवरण, दूसरी तरफ आरब की तरफ से मौत से पहले अपनी पत्नी के नाम की गई संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड। हर पन्ने पर अनिका के अंगूठे की जरूरत थी। वो मेज से अंगूठे का स्टैम्प पैड निकाल लाया। अनिका का हाथ धीरे से थामा, जैसे किसी मूर्ति को छू रहा हो। उसकी नींद गहरी थी। एक पल के लिए भी उसने पलकों को नहीं झपकाया। आद्विक ने बड़ी निपुणता से उसके अंगूठे को स्टैम्प पर रखा, फिर हर जरूरी पन्ने पर क्रमवार अंगूठा लगाता गया। चेहरे पर किसी प्रकार के संदेह की झलक तक नहीं थी, जैसे ये सब पहले से तय हो। जब आखिरी कागज पर भी निशान पूरा हो गया तो उसने फिर से उसका हाथ धीरे से वैसा ही रखकर सीधा कर दिया। एक बार फिर अनिका के चेहरे को देखा, जो अभी भी नींद में बेखबर था। एक पल के लिए कुछ कहने के लिए होंठ खोलने ही वाली थी वो, पर फिर चुपचाप पीछे हट गई। कागजात वापस फोल्डर में रखे और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। कमरा फिर से खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस चांदनी की रोशनी अब कुछ और मंद लग रही थी और नींद की चादर में लिपटी अनिका किसी अनजाने सौदे की बेखबर गवाह बन चुकी थी। धूप की सुनहरी किरणें लॉन की घास पर छन छन कर पड़ रही थीं। हवा में हल्की ठंडक और फूलों की खुशबू घुली हुई थी। अनिका सफ़ेद शिफॉन की हल्की चादर ओढ़े एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी चुपचाप आसमान को ताके जा रही थी। वो अजीब सी बेचैनी और खलिश के हाल में थी। दिल के अंदर कोई ऐसी कमी थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। जिंदगी मानो एक बंद कमरे की तरह हो गई थी, जिसमें न रोशनी की गुंजाइश थी और ना ही हवा का कोई झोंका। उसी वक्त एक नौकर झिझकते हुए उसके पास आया, सिर झुकाए सम्मान से बोला, बीबी जी, बाहर कोई आपका दोस्त आपसे मिलने आया है। अनिका चौंक कर उसे देखने लगी। माथे पर बल आ गए। मेरा कोई दोस्त? ये कैसे संभव है? उसने उलझे हुए अंदाज में कहा। नौकर ने नजरें झुकाकर नरमी से जवाब दिया, जी बीबी जी। वो बहुत जोर दे रहा है, कहता है आपसे ज़रूरी बात करनी है। अनिका के दिल में बेचैनी की एक नई लहर दौड़ गई। वो धीरे से उठी, चादर को संभाला और तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ गई। आंगन के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी नज़र एक अनजान युवक पर पड़ी, जो बड़े आत्मविश्वास से खड़ा था। उन काली आंखों में अजीब सी पहचान लिए वो तुरंत आगे बढ़ा। आपने मुझे पहचाना? युवक ने खुशी से पूछा। अनिका उलझन में सिर ना में हिला गई। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। उसके होंठों से बेख्तियार निकला था। वो अभी और कुछ भी कहने वाली थी कि पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। आद्विक अपनी जगह गुस्से से भरा हुआ दरवाजे से प्रकट हुआ और उस युवक को कड़क नज़रों से घूरते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो युवक तुरंत बोल उठा, मुझे इन्होंने बुलाया है। इन्होंने खुद कहा था कि ये मुझसे मिलने आएंगी। अनिका का रंग फीका पड़ गया। वो तेज लहजे में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब बुलाया? क्या तुम? लेकिन युवक अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपने खुद मुझसे कहा था कि मैं आपका दोस्त हूँ। आपको मेरी दोस्ती पसंद है और आप मेरे घर आए। ये सुनते ही आद्विक का गुस्सा आसमान छूने लगा। वह पलकों के झपकते ही उस लड़के की तरफ भागा, उसका गला पकड़कर जोर से झंझोड़ने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। वो जोर से दहाड़ा। आंखों में एक आग सी लपकी। वो युवक घबराकर पीछे हट गया और तेजी से दरवाजे की तरफ भाग गया। आद्विक ने गहरी सांस ली, फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़ा, जो स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में बेबसी और डर एक साथ था। आद्विक ने उसे खूंखार नज़रों से घूरते हुए कहा, और तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुम्हारा इलाज अब बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अनिका अनायास ही एक कदम पीछे हट गई, जैसे इस वाक्य ने उसके अंदर की सारी उम्मीदें फिर से तोड़ दी हों। वो अंदर आई तो कविता जी बाहर लॉन्ज में ही खड़ी थी। अरे ये क्या शोर कर रखा है तुम लोगों ने बाहर? माँ देख ले इस औरत को, क्या गुल खिलाती फिर रही है। मुझे अपने करीब नहीं आने देती, कहती है आरब का हक किसी और को नहीं दे सकती। अब मुझे समझ आया कि ये मुझे करीब क्यों नहीं आने देती, क्योंकि ये तो अपनी ज़रूरतें कहीं और से ही पूरी कर लेती है। ये बदकिरदार औरत है। ये कहते हुए आद्विक ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा था। फिर से एक बार कमरे में सन्नाटा छा गया।
लेकिन अब ये सन्नाटा किसी तूफान के आने की आहट था। और फिर सच में उसने इलाज कर दिया। अगले ही दिन उसे घर से निकाल दिया गया। कमरे की खामोश हवा में केवल दीवार पर टिक टिक करती घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर्दे आधे खुले थे और शाम की मध्यम रोशनी कमरे में एक गंभीर उदासी फैला रही थी। अनिका सोफे पर गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भी पीला पड़ चुका था और आंसू उसके गालों पर सूख चुके थे। वो मानो पत्थर बन चुकी थी। सांसें चल रही थीं लेकिन जिंदगी कहीं दूर छूट गई थी। इस अचानक हुई घटना पर वो हैरान थी। उस अजनबी लड़के का अचानक आना और फिर उसका निकाल दिया जाना, ये सब कुछ उसे स्तब्ध कर देने वाला था। वो अपने विचारों में खोई हुई थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और उसकी एक कजिन आशा अंदर आई। अनिका ने चौंक कर नज़रें उठाईं और जैसे ही आशा की नज़र उस पर पड़ी वो तुरंत दौड़ी और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। अनिका, वो सिसकते हुए रोते हुए बोली थी, क्या सुन रही हूँ मैं? मामी से पता चला तुम घर वापस आ गई हो। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अनिका की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आशा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? आशा ने नरमी से उसे बिठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से पूछा, तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार बताया था कि तुम्हें शक है कि आरब की हत्या की जगह वो सिर्फ सीढ़ियों के बीच वाले हिस्से पर खून था। क्या तुमने इस बात पर फिर से कभी सोच विचार की थी? अनिका ने थकी हुई आवाज़ में सिर हिलाया। नहीं, उस वक्त मैं सदमे में थी, सोचने समझने की हालत में नहीं थी। आशा ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, और एक बात बताओ, तुम्हारे पति यानी आरब ने जो जायदाद तुम्हें दहेज में दी थी वो अब कहाँ है? तुमने चेक किया कि वो फाइलें किसके पास हैं? अनिका कुछ देर सोचती रही और फिर धीरे से बोली, सारी जायदाद मेरे नाम हो गई थी। हाँ, मगर मैंने कभी उन फाइलों को नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वे अब कहाँ हैं। आशा की आंखों में अचानक एक चमक आ गई, जैसे किसी खतरे की पुष्टि हो गई हो। वो धीरे से बोली, न जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारे ससुराली ही आरब के असली कातिल हैं। उन्होंने बड़ी चालाकी से तुमसे शादी की, जायदाद अपने कब्जे में की और अब तुम्हें बदनाम करके निकाल दिया। अनिका ने हैरानी से उसे देखा। दिल में एक डर सा उठा। क्या सच में? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आशा ने अपने पर्स में हाथ डाला और एक कार्ड निकाल कर उसके सामने रखा। ये इंस्पेक्टर सागर आहूजा का कार्ड है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। तुम एक बार जाकर उनसे मिलो, अपनी कहानी उनके साथ साझा करो। यकीन करो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अनिका ने कांपते हाथों में कार्ड लिया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक जागी। शुक्रिया आशा, अब मुझे सच सामने लाने के लिए किसी की ज़रूरत है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन अब ये खामोशी निराशा की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की आहट थी। लॉन्च की शांति को घड़ी की लगातार टिक टिक की आवाज़ें तोड़ रही थीं। छत से लटकता हुआ फानूस हल्की रोशनी दे रहा था, जिसकी मध्यम पीली पीली चमक ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। सोफे पर सादा सूट पहने, दुपट्टा सही ढंग से संभाल कर बैठी वो महिला, चेहरे पर शांति थी मगर आंखों में अनकही कई बातें थीं। कुछ क्षणों बाद दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर सागर अंदर आए। मध्यम कद, कठोर चेहरे और गहरी आंखों वाले ये व्यक्ति बहरहाल कड़क दिखते थे, मगर उनकी आंखों में साफ गोई और ईमानदारी का प्रतिबिंब था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, औपचारिक हेलो किया और सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अनिका सिंह, उन्होंने फाइल खोलते हुए कहा और वो चुपचाप हाँ में सिर हिला गई। सागर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पूरी तरह से सच्चाई बताएं। आप और आदविक के बीच रिश्ता कैसा था? संबंध कैसे थे? सामान्य थे? वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, हमारे बीच रिश्ता वो तो कभी बना ही नहीं इंस्पेक्टर साहब। हम एक छत के नीचे जरूर रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी थे। मैंने खुद रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज़ कांप उठी। उन्होंने खुद कहा था कि वो मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। वे हमेशा चुप हो जाते थे। सागर ने ध्यान से उसका चेहरा देखा, फिर नोटबुक में कुछ लिखा और आगे पूछा, और वो लड़का जो कुछ दिन पहले आपसे मिलने आया था, क्या आप सच में उसे नहीं जानती थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी उसे देखा नहीं और ना ही कोई रिश्ता रहा उससे। ये सब एक सोची समझी साजिश लगती है। सागर ने फाइल बंद करके सामने रख दी और गंभीरता से बोले, मैंने आपके मामले की गहन जांच की है। तुम्हारी वो जायदाद जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम की थी और वो जो तुम्हारे स्वर्गीय पति आरब ने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे हवाले की थी, वो सब अब तुम्हारी सास के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है।
अनिका ने हैरानी और सदमे से आंखें फैलाईं। क्या? लेकिन ये सब कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, बाकायदा अंगूठे के निशान है तुम्हारी फाइल पर। जब वो तुरंत बोली थी। लेकिन मैंने कोई भी निशान नहीं लगा इंस्पेक्टर सागर। इंस्पेक्टर सागर एकदम कुछ सोचकर बोले, हो सकता है जब तुम सो रही हो वे कागजात तुम्हारे अंगूठे से साइन कराए गए हों। मेरे पास सबूत हैं, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है और मेरा मानना है कि तुम्हारे पति की हत्या भी इसी साजिश का एक हिस्सा थी। वो चुप हो गई, शब्द जैसे खो गए थे, दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, हाथ कांपने लगे थे। सागर ने नरमी से कहा, आप चिंता न करें, मैं जांच जारी रखे हुए हूँ। देर सवेर सच सामने आ जाएगा, तुम हिम्मत रखो। वो नजरें झुकाकर चुपचाप बैठी रही, जैसे वो अब खुद को अनजान रखने को तैयार न थी। वक्त धीमी गति से गुजर रहा था। सागर की 6 महीने लंबी जांच पड़ताल ने आखिरकार वो सच दुनिया के सामने रख दिया। एक लंबे समय से अनिका के दिल को तड़पा रहा था जो कविता जी और उनका बेटा आद्विक दोनों जायदाद के लालच में अंधे हो चुके थे। पहले उन्होंने आरब को रास्ते से हटाया, फिर अनिका से विवाह करके दूसरी जायदाद पर भी कब्जा जमाया और फिर उसे बदनाम करके घर से निकाल दिया। अनिका ने ये सब सहकर भी चुप्पी साध ली, मगर सागर ने उसकी बेबसी को कमजोरी नहीं, न्याय का दरवाजा समझा था। कहते हैं ना, अगर कोई आपके ऊपर अन्याय कर रहा है तो भगवान एक दिन न्याय जरूर करता है। सच्चाई की रोशनी ने हर पर्दा फाड़ दिया। न्यायिक कार्रवाई पूरी होने के बाद अनिका ने आद्विक से तलाक ले लिया। वक्त बीता था और सागर ने पूरी इज्जत के साथ रिश्ता भेजा था। इन 6 महीनों के बीच जो लगाव दोनों के बीच हुआ था वो बहुत सम्मान पर आधारित रहा था। वे दोनों एक खूबसूरत खुले रेस्टोरेंट में बैठे थे जहां हल्की हल्की संगीत हवा को नरम कर रही थी। हवा में शाम की ठंडक थी और आसमान पर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। रेस्टोरेंट की रोशनी जुगनुओं की तरह चमक रही थी। मेज पर 2 कप कॉफ़ी और कुछ हल्की फुल्की चीज़ें रखी थीं, लेकिन उन सबसे बढ़कर वे 2 हाथ जो अब एक दूसरे के हाथों में थे। सागर ने अनिका का हाथ थामा और नरमी से बोला, जिंदगी में कभी भी निराश मत होना। कई बार ऐसे पहलू आते हैं जब इंसान का सब कुछ उससे छिन जाता है, लेकिन फिर वही भगवान जिसने इंसानों को आजमाया होता है वही सहारा भी देता है। आजमाइश के साथ राहत भी होती है, बस हमें भरोसा रखना होता है। अनिका ने मुस्कुराकर अपनी नज़रें उसकी नज़रों में डाल दी, जैसे सालों की थकान एक पल में उतर गई हो। उसकी आवाज़ में सुकून का रंग था। अगर आपका साथ न होता तो शायद मैं कभी ज़िंदगी की तरफ लौट कर न देखती। 2 शादियों के बाद तीसरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता था। मगर कहते हैं ना, वो भगवान बड़ा दयालु है जो दुख के बाद सुख भी देता है, और आप इस सुख की सबसे खूबसूरत तस्वीर हैं। सागर ने उसके हाथ को नरमी से चूम लिया। रोशनी से नहाई उस शाम की हवा में एक खुशबू सी घुल चुकी थी। सुकून, सुरक्षा और एक पूर्ण अंत। अनिका की जिंदगी आखिरकार अपनी असली मंजिल पा ही चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां न धोखा था न डर, बस मोहब्बत थी और भरोसा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।